नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपनी हिंदी कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 2 के ब पाठ को, ब भाग को, जिसमें हमने पढ़ना है मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को। हम अपनी पिछली कक्षा में इकाई 2 के अंतर्गत अ भाग पहला भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ना था मातृभाषा व उसका महत्व। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये बताना चाहा है कि किस तरह से मातृभाषा अपना एक रोल प्ले करती है, एक भूमिका अदा करती है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में। तो ये बेस है। तो इसे पढ़ते हैं और साथ साथ में इन्हें समझते हैं। राष्ट्र के पूर्ण निर्माण के कार्य में भाषा की शिक्षा का विशेष महत्व है। भाषा के माध्यम से छात्र ज्ञान विज्ञान सहित अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। यदि छात्र का अधिकार भाषा पर नहीं होता तो वह ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति नहीं कर पाता। भाषा ही हमारे चिंतन का आधार है। किसी भी जनतंत्र की सफलता नागरिकों के चिंतन पर ही निर्भर करती है और इस चिंतन में भाषा की सबल भूमिका रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है, अगर हम इसे समझने की बात करें एक सरल शब्दों में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है कि भाषा की शिक्षा, क्योंकि भाषा भी एक विषय के रूप में विद्यालयों में पढ़ाई जाती है और अभी आप बीएड कर रहे हैं तो यहाँ भी इसे आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, चूज़ करते हैं, इसका चयन करते हैं। तो इसी तरह से भाषा की शिक्षा का अपना विशेष महत्व है, एक अलग महत्व है। इस भाषा के बिना कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता। हमने बहुत बार इसकी बात की है। क्या कोई भी सब्जेक्ट बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के पढ़ाया जा सकता है? तो नहीं पढ़ाया जा सकता। यही उत्तर आता है, इस सवाल का यही उत्तर आता है कि नहीं पढ़ाया जा सकता। तो यहाँ पे भाषा क्या करती है? ज्ञान विज्ञान, मैथ्स, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और अगर बच्चे का अधिकार यानी छात्र को अगर भाषा के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? तो वो क्या करेगा? उसका बाकी विषयों में भी जो वर्चस्व है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो उसकी कमांड है, वो नहीं बनेगी अगर भाषा पे अधिकार नहीं होगा। तो भाषा क्या करती है बच्चों? भाषा एक बेस का काम करती है, एक नींव का काम करती है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। और भाषा है तो भाषा हमें चिंतन का आधार प्रदान करती है। देखो, कभी भी हम बात करें सोचने की, विचारने की, और हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, तो मातृभाषा की बात करें, सोचते हैं, विचारते हैं, तो जो ख्याल आते हैं ना मन में, जो सवाल होते हैं, उनके जो जवाब हमारे अंदर से आते हैं, तो वो हमेशा मातृभाषा में ही आते हैं। तो ये भाषा क्या है? हमारे सोचने का, हमारे चिंतन करने का आधार है। और किसी भी जनतंत्र या लोकतंत्र राष्ट्र की जो सफलता है वो उसके नागरिकों की सोच पे ही तो निर्भर करती है, उनके चिंतन पे ही तो निर्भर करती है। और चिंतन किस में किया जाता है? चिंतन किया जाता है भाषा में। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मातृभाषा ही किसी विषय को पढ़ाने के लिए सबसे सरल भाषा है। और पिछली क्लासेस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब तो जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, जिस पर कि अब काम हो रहा है, जिसे लागू किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा, तो उसमें भी इस पर ही बात हुई है। वहाँ भी ये कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी मातृभाषा के महत्व को वहाँ पे स्वीकार कर लिया गया है। और यही बात यहाँ पे हो रही है। अब देखिए, किसी भी कार्य के उद्देश्य क्या होते हैं, हम इनकी बात करेंगे। अब हमने पढ़ना है टॉपिक कि मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य आखिर होते क्या हैं। आपको यहाँ पे ये पढ़ाने से पहले मैं सरल शब्दों में आपको लक्ष्य और उद्देश्य बताना चाहूँगी क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स सुनिए, लक्ष्य होते हैं व्यापक
और उद्देश्य होते हैं सीमित या छोटे। लक्ष्य बड़े होते हैं, उद्देश्य छोटे होते हैं। लक्ष्य जैसे कि आप अपने आप पे इसको अप्लाई कर लो। लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें हम डिसाइड करते हैं आसपास या समाज को, राष्ट्र को देख करके। कैसे? जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपने गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपका ये है एक लक्ष्य है। और इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो योग्यता चाहिए, वो है बीए बीएड होना। थर्ड ग्रेड टीचर लगना है तो उसके लिए आपको बीए और बीएड होना चाहिए आपके पास। तो इसके लिए अब आप क्या कर रहे हो, आप बीए करें आपने, फिर उसके बाद अब आप बीएड कर रहे हो। तो ये है उद्देश्य जो आपको किस में मदद कर रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि थोड़ा सा लक्ष्य उद्देश्य का पता चल गया होगा। लक्ष्य बड़े होते हैं, उद्देश्य उन लक्ष्यों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे कार्य हम करते हैं, जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप तैयारी करेंगे परीक्षा की। तो ये छोटे छोटे कार्य जो आप कर रहे हैं, ये क्या हैं? ये उद्देश्य हैं। तो ये सरल भाषा में लक्ष्य और उद्देश्य मैंने आपको बता दी। अब यहाँ जो लिखा है उसे भी हम पढ़ते हैं। किसी भी कार्य के उद्देश्य ऐसे सुनियोजित और अंतिम लक्ष्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। बड़े कार्य अर्थात लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ क्या पता चल गया कि लक्ष्य क्या, वो बड़ा है। मैंने अभी बताया ना, व्यापक है। तो बड़ा कार्य अर्थात लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे कार्य करने होंगे। यही छोटे छोटे कार्य हमारे उद्देश्य होते हैं जो हमें उस बड़े कार्य अर्थात लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्णन लिखा है उससे हमें पता चल गया कि जब हम किसी कार्य विशेष की समाप्ति पर जिन लक्ष्यों की सफलता की आशा करते हैं, वह सब उस कार्य के उद्देश्य कहलाएंगे। तो वही बात जो मैंने आपको बताई है कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए हम जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्कीम्स बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, वो हमारे उद्देश्य होते हैं। चलो, ये चीज़ ऐसे तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। अब मैं आपको शैक्षिक जगत में लेकर के चलती हूँ। जैसे लक्ष्य क्या होता है एक टीचर का, क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? आप भाषा के शिक्षक बनने जा रहे हैं मानो, है ना। तो भाषा आपने बच्चे को पढ़ानी है, तो वहाँ पे चाहे आपको हिंदी पढ़ानी है या इंग्लिश पढ़ानी है। हालांकि यहाँ पे हमने कौन सी भाषा की बात करनी है? हिंदी की ही बात करनी है, क्योंकि हिंदी की क्लास है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कोई भी भाषा पढ़ानी है तो आपके पास एक टारगेट होता है, आपके पास एक एम होता है एक शिक्षक होने के नाते, कि आपने पूरे साल के अंदर बच्चों को जो हिंदी की किताब है उसके सारे के सारे लेसन अच्छे से पढ़ाने हैं, यानी शिक्षण कराना है। और उसके बाद आपने क्या करना है? ये हो गया आपका एम। उसके बाद आपने क्या करना है? उसका मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? एक शिक्षक को कहा जाता है ना कि भाई जाने से पहले एक पाठ योजना बना करके लेकर के जानी है। डेली जो आपने लेसन वहाँ पे पढ़ाना है, उसकी जो पाठ योजना है, लेसन प्लान है, वो पहले से बन जाता है। ये बात आपने बीएड के दौरान देख ली है। पिछले साल जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ा था उसके अंदर भी तो आपको हमने 20-20 लेसन प्लान बनाने के लिए दिए थे। और इसी तरह से अब आप हिंदी में आए हो तो यहाँ पे भी आपको लेसन प्लान बनाना है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि शिक्षक क्लास में जाए उससे पहले उसकी एक पाठ योजना उसके पास तैयार होनी चाहिए। तो पाठ योजना में आपने देखा था स्टूडेंट्स कि वहाँ पे हमने आपको उद्देश्य लिखने के लिए बोला था। तो हिंदी में भी अब ऐसा ही होगा। जब हम लेसन प्लान बनाएंगे, पाठ योजना बनाएंगे, तो वहाँ भी आपको उद्देश्य बनाने पड़ेंगे कि आखिर आपके ये पाठ पढ़ने के बाद बच्चे के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आ जाएंगे। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य छोटे हैं, यानी कि आपने बच्चों को पूरी किताब पढ़ानी है, ये तो हो गया लक्ष्य पूरे साल में। और उद्देश्य क्या है कि रोज उनमें से एक एक पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाना है, तो वो हो गया उद्देश्य। तो इसीलिए तो वहाँ पे लक्ष्य ना बना करके उद्देश्य बनाए जाते हैं, क्योंकि रोज के क्या होंगे? छोटे छोटे कार्य हैं ना वो। तो वो छोटे छोटे कार्य क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे उद्देश्य। अब मुझे ये लगता है कि आपके खुद के लाइफ पे मैंने उसको डाल करके बता दिया। गवर्नमेंट जॉब लगना लक्ष्य है, उसके लिए बीए करना, बीएड करना, प्रिपरेशन करना, ये सारे क्या हैं? उद्देश्य हैं। इसके अलावा अगर शैक्षिक जगत में आपको शिक्षक बना करके या अपने आप को शिक्षक मान करके बात करती हूँ, तो पूरा सिलेबस कराना एक लक्ष्य है। उसमें एक एक छोटा छोटा लेसन कराना, जैसे कि पाठ योजना बनाना, लेसन प्लान बनाना, क्या है? उद्देश्य है।
तो लक्ष्य क्या हुए, कंक्लूजन क्या निकला, लक्ष्य होता है बड़ा काम, और उस तक पहुंचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो होते हैं उद्देश्य। मुझे लगता है अब समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है उस पे आते हैं। हमने ये जान लिया कि मातृभाषा शिक्षण क्यों होना चाहिए, और दूसरी बात कि उद्देश्य क्या होते हैं। अब इसको जोड़ने की बात आती है। मातृभाषा शिक्षण के जब हम सामान्य उद्देश्यों की बात करते हैं, यानी कॉमन, अगर हम वैसे ही हम हिंदी के हैं या लैंग्वेज के हैं, हमसे कोई पूछे कि मातृभाषा शिक्षण क्यों होना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षण क्यों देना चाहिए, तो हमारे जो उत्तर होने चाहिए वो ये होने चाहिए, यानी सामान्य उद्देश्यों की हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो उद्देश्य रहता है वो है शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सकें। बिल्कुल सही बात है। अगर पहला पॉइंट आपसे पूछा जाए तो यही होना चाहिए सही मायने में। भाषा या मातृभाषा क्या करती है स्टूडेंट्स, तो वो करती है हमें शुद्ध, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का ज्ञान कराती है। अब अगर हम शुद्ध नहीं बोलेंगे, अगर हम सरल नहीं बोलेंगे, अगर हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे, अगर हमारी भाषा प्रभावशाली नहीं होगी, तो सामने वाला हमारी बात को नहीं सुनेगा। विचारों की अभिव्यक्ति किसमें की जाती है, मातृभाषा में की जाती है। तो इसके लिए हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारी भाषा सरल, स्पष्ट, शुद्ध और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, मातृभाषा शिक्षण का जो पहला उद्देश्य है वो बालकों को शुद्ध, सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली भाषा का ज्ञान कराता है, जिससे कि छात्र अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। फिर इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन कर सकें। उचित भाव भंगिमाएं क्या चीज़ें, फेस एक्सप्रेशंस, आपका जो अंग संचालन है उसकी बात हो रही है। देखिए जब हम बोलते हैं तो हमारे फेस के कुछ भाव भंगिमाएं भी होती हैं, हमारा कुछ बॉडी स्ट्रक्चर भी, या हमारी जो खड़े होने की एक स्थिति होती है, बोलने का एक तरीका होता है, उसमें भी हम विराम लेते हैं, थोड़ा सा फ्लो में बोलते हैं। कई लोग ऐसे तो नहीं है कि जहाँ पे बात खत्म हो जाती है, जहाँ पे वाक्य खत्म होता है तो वहाँ भी कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो बोलने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, वो उचित होना चाहिए। तो मातृभाषा क्या करती है, उसका एक उद्देश्य है कि वो बालक के अंदर ये सब चीज़ें डाले, वो बालक को उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन की कला उसमें डाल सके। ठीक है, तो ये इसका दूसरा उद्देश्य है। फिर तीसरा उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करने और मनोरंजन के लिए पढ़ना लिखना सिखाना। तो भाषा यही काम करती है, हमें पता है भाषा के 4 कौशल हैं, हम पढ़ करके आए हैं। कौन कौन से कौशल हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है, पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। श्रवण, उच्चारण, फिर पठन और लेखन। ये हम भी पढ़ के भी आए हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में 5 तरह के कौशल लगे थे। ठीक है, तो उनमें से एक कौशल वाचन कौशल भी था और अभिव्यक्ति भी था। उससे पहले श्रवण, उच्चारण, वर्तनी ये पढ़े हमने। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मातृभाषा का उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना है उसको, बच्चे को, यानी बच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए और मनोरंजन के लिए पढ़ना लिखना सीख जाए। फिर बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो ये काम तो भाषा ही कर पाएगी, मातृभाषा ही कर पाएगी। क्यों, क्योंकि भाषा, मैं आपको कई बार कहती हूँ ना कि हमें किसी को प्रभावित करना है, किसी से बात करके किसी पर अपनी अमिट छाप छोड़नी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारी भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। हमें तरीका होना चाहिए कि सामने वाला हमें भूल ना पाए, वो हमें पसंद करने लगे या हम पसंद आने लगे दूसरों को। तो कैसे, तो इसके लिए आपकी वाणी भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे अच्छे कपड़े, हमारी अच्छी शक्ल जो है सामने वाले पे अच्छा प्रभाव छोड़ती है। कई बार हमें लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सुंदर नहीं होते, या सुंदर सभी होते हैं, जो मन से सुंदर है वो सुंदर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब बाहरी पर्सनालिटी की बात होती है, बाहरी व्यक्तित्व की बात होती है, हमें कई बार कोई लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें तरीका है बात करने का। तो बालक को हमने क्या करना है, शब्द भंडार प्रोवाइड करवाना है, कि वो जिससे कि बोलते हुए ऐसा ना हो कि वो अपने मन की बात कहना चाहे और उसे शब्द ही ना मिले, ऐसा नहीं है। भाषा क्या करती है, बालक को शब्द भंडार देती है पूरा, कि आप अपने मन की बात को पूरी तरह से कह सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को शुद्ध एवं निरंतर गति से वाचन का अभ्यास कराना।
तो हमारी मातृभाषा क्या करती है बच्चों, उसका एक उद्देश्य है कि वाचन में बच्चे को दक्ष करती है। वाचन दो प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो ये शुद्ध वाचन का मतलब सही सही बच्चा जो है वाचन करे, सही सही बोले, जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही उच्चरित करे। तो ये क्या करती है, मातृभाषा के एक उद्देश्य है कि छात्रों को वो शुद्ध और निरंतर गति से वाचन का अभ्यास कराती है। इसके बाद विभिन्न शैलियों का परिचय कराना। विभिन्न शैलियाँ मतलब जब हम साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि विचारात्मक शैली होती है, विवरणात्मक शैली होती है, यानी शैली कैसे किसी निबंध को लिखा गया है, कैसे किसी कहानी को लिखा गया है, या कैसे किसी लेखक ने अपने विचारों को किस शैली में लिखा है। तो हमें मातृभाषा उन शैलियों का भी ज्ञान प्रदान करती है, और इसके साथ साथ हमें विधाओं का भी ज्ञान प्रदान करती है। हम अगर हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि गद्य साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे गद्य है, पद्य है, कहानी है, रिपोर्टाज है, यात्रा संस्मरण है, रेखा चित्र है, और आत्मकथा है, जीवनी है, ये सारी इसकी बहुत सारी कहानी है, नाटक है, निबंध है, ये बहुत सारी गद्य विधाएं हैं हमारी हिंदी साहित्य में। तो इसी तरह से हमें विभिन्न शैलियों और विभिन्न विधाओं का भी ज्ञान प्रदान करना मातृभाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। अब देखिए, साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना। आप ही में से बच्चों लोग होते हैं जो लेखक बनते हैं, जो कवि बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई प्रेरणा देने वाला होता है उनको। हमेशा हम कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई पीछे इंस्पिरेशन जरूर होती है। अब आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो, ठीक है, तो इसके आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आपने गवर्नमेंट टीचर बनना है? हो सकता है आपने विद्यालय में अपने शिक्षण के दौरान, शिक्षण नहीं सॉरी अधिगम के दौरान, यानी जब आप विद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ पे आपका कोई ऐसा शिक्षक था जिसका शिक्षण आपको प्रभावित कर दिया हो और आपने बोला कि मैं भी ऐसा टीचर बनूंगा। या घर में आपके कोई मम्मी पापा में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई चाचा है, मामा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। तो ऐसा होता है, प्रेरणा मिलती है हमें। तो लेखक भी जब बनते हैं, कभी भी जब बनते हैं तो किसी की प्रेरणा से बनते हैं। तो मातृभाषा क्या करती है, साहित्य के सृजन की प्रेरणा देती है। तो इन्हीं बच्चों में से, स्कूल के बच्चों में से बहुत सारे लेखक, कवि ये निकल करके रचनाकार आते हैं। देखिए, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। तो मातृभाषा क्या करती है, बच्चों को अवकाश के समय का सदुपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। कैसे? तो लाइब्रेरी में जाकर के, पुस्तकालय में जाकर के बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वहाँ पर जाकर के अपने फ्री टाइम में, अवकाश के समय में कहानियाँ पढ़ सकते हैं और निबंध पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसा करना, बच्चे के अवकाश के समय का सदुपयोग हो सके, इसका जो प्रबंध है वो कौन करता है, वो मातृभाषा शिक्षण करता है। बालकों का चरित्र निर्माण करना। चरित्र निर्माण का मतलब बच्चे जो कहानियाँ पढ़ते हैं ना, वो उनके मन पर अमिट छाप छोड़ती हैं। आप सभी को पता है, जो भी बच्चों को, हिंदी साहित्य की यहाँ पे बात करूँगी, हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, इसलिए तो हिंदी में हम बच्चे को निबंध पढ़ाते हैं, कहानी पढ़ाते हैं, कोई उपन्यास अगर लगा हुआ है तो वो पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे आप देखा करो, बच्चे उसको जीने लग जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। बच्चों को वो अपनी लाइफ के जैसा लगने लग जाता है। बच्चों को अपनी आंखों के सामने घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देने लग जाती है, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चा उसमें खो जाए। और यहाँ पे अगर उसके अंदर हमने चरित्र निर्माण उसका करना है, अच्छी सद्वृत्तियों को उसमें डालना है ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि बालक उसको क्योंकि कहानियाँ क्यों लिखी जाती हैं बच्चों, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, ये कोई ना कोई संदेश जरूर देते हैं। और संदेश कैसा देंगे, पॉजिटिव ही देंगे ना, सकारात्मक संदेश देंगे। यानी वहाँ पे क्या दिखेगा, वहाँ पे बुराई पर अच्छाई की जीत ही तो दिखेगी। एक छोटे से लेख में ही देख लो, वहाँ भी ऐसा ही, दिवाली का लेख बच्चे को पढ़ाते हैं, दशहरे का लेख पढ़ाते हैं, तो होली का लेख पढ़ाते हैं, तो लास्ट में क्या लिखते हैं कि भाईचारे से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये तो ये सद्वृत्तियाँ ही तो बालक के चरित्र का निर्माण करती हैं। तो बालक चाहे लेख पढ़े, चाहे कहानी पढ़े, चाहे उपन्यास पढ़े, निबंध पढ़े, कुछ भी पढ़े, इवन यहाँ तक कि गद्य पद्य के पाठ भी पढ़ता है तो ही होता है। कोई देशभक्ति का पाठ लगा तो उसमें देशभक्ति की भावना आ जाए। ऐसा ही सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए तो ये सारी रचनाएं उसके सिलेबस में लगाई जाती हैं। तो बच्चा जब उसको अच्छे से समझ के उसको आत्मसात करने की कोशिश करता है, उसको अपने आप खुद के अंदर जीने लगता है, उसको अपने जीवन का एक हिस्सा मानने लगता है, तो इससे उसके चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है। तो मातृभाषा शिक्षण का एक उद्देश्य बालक का सद्वृत्तियाँ उसमें डाल करके चरित्र विकास करना भी है।
अब है छात्रों को भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंक संचालन की कला का अभ्यास करना। तो छात्रों को भावानुकूल भाषा प्रयोग मतलब जो मन के अंदर भाव चल रहे हैं उनके अनुकूल भाषा का प्रयोग करना। स्वर निर्माण मतलब अपने अंदर जो चल रहा है बात उसको स्वरों में यानी कि वर्णों में उच्चारित करना, यानी भाषा के रूप में प्रकट करना। अंग संचालन मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि भाव भंगिमाएं होती हैं, किसी बात को कहने का एक तरीका होता है, वाणी में एक उतार चढ़ाव, लय, गति, विराम होना चाहिए। लाइन खत्म हुई है तो कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, वहां पे लगातार एक ही सांस बोलते नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या हैं, यही तो है भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना, जो कि मातृभाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम मातृभाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की बात करते हैं तो ये 10 उद्देश्य मेन है यहाँ पे जो हमें याद रखने हैं। आपके सामने है ये 10 के 10 उद्देश्य। हमने ये भी देख लिया कि मातृभाषा का क्यों जीवन में उपयोग है या अन्य विषयों के लिए ये क्या काम करती है, उद्देश्य क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं, ये भी देख लिया। और अब हमने ये देख लिया कि मातृभाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन से हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, अगली कक्षा में हम इसे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे हम सामान्य उद्देश्य नहीं पढ़ेंगे बल्कि वहाँ पे हम स्तर के अनुसार इसे पढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य होते हैं, उसके बाद आता है माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य होते हैं, और उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य होते हैं। तो आज की हमारी कक्षा में हमने सामान्य उद्देश्य पढ़ लिए हैं। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।